जैसे हमने हेलो एल्केन में देखा था कि कार्बन और हैलोजन के बंध जो हैं वो रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर हमें जानना होगा कि किस प्रकार के इनमें रासायनिक गुण पाए जाते हैं, कैसे किस अभिकर्मक से क्रिया करेंगे और किस किस टाइप के उत्पाद बनाते हैं, तो हमें इस बंध पे विशेष ध्यान देना होगा, समझना होगा कि ये बॉन्ड है कैसा। तो हमारे जो हेलो एरीन्स हैं इनमें भी कार्बन और हैलोजन्स के बंध पाए जाते हैं। अब हेलो एरीन्स में होता क्या है कि बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो कार्बन जो है वो बेंजीन रिंग का हिस्सा है और हैलोजन से जुड़ा हुआ है। इस कंडीशन को हमें ध्यान रखना होगा। तो हेलो एरीन्स में जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो ये क्या करते हैं कि नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसके लिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं। अब ये लेस रिएक्टिव क्यों हैं, चलिए जानते हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पे देखिए कि हैलोजन और कार्बन के बीच जो बंध है, हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, बहुत अधिक होती है। अब इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण क्या होगा, हैलोजन के ऊपर हल्का सा ऋण आवेश होता है, क्योंकि जब इसने कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ और बंध का निर्माण किया, उस समय हैलोजन साझे के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा अपनी ओर क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया, जिससे हमारे हैलोजन के ऊपर हल्का सा ऋण आवेश और इस कार्बन के ऊपर हल्का सा धन आवेश आ गया। तो ये क्या हो गया, थोड़ा ध्रुवीय हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के हर कार्बन पे जो संकरण पाया जाता है, बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन sp2 संकरण दर्शाता है। और हेलो एल्केन में जो कार्बन था इनमें sp3 संकरण होता है। अब वहां भी देखिए आप, एक s है और 3 p कक्षक है, यहाँ एक s और 2 p कक्षक है। तो इनसे फर्क क्या पड़ता है, चलिए जानते हैं। जब हम बात करते हैं sp2 संकरण की, इसका जब हम परसेंटेज निकालते हैं, प्रतिशत लक्षण निकालते हैं, तो s का प्रतिशत लक्षण यहाँ पे ज़्यादा होता है। वहीं जब हम बात करते हैं sp3 की, इसका प्रतिशत लक्षण निकालें तो उस यौगिक में s का प्रतिशत लक्षण थोड़ा कम हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कैसे, चलिए देखिए। sp3 में एक s है और 3 p कक्षक है, तो s का जो हिस्सा है वो कितना हो जाएगा, 25% और p का हिस्सा हो जाएगा 75%। वहीं जब हम बात करते हैं sp2 संकरण की, sp2 संकरण में क्या हो रहा है, एक s है और 2 p कक्षक है, तो इस समय देखिए s का प्रतिशत कितना हो रहा है, 33.33%। तो यहाँ दोनों में स्पष्ट हो गया, आपको बिल्कुल क्लियर बात है कि यहाँ s का प्रतिशत लक्षण देखिए 25 है और यहाँ पे 33.3 है। इस कारण से s का लक्षण जैसे ही बढ़ जाता है वहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता और भी बढ़ जाती है। तो जब हम हेलो एरीन्स के कार्बन की बात करते हैं, इसकी विद्युत ऋणात्मकता थोड़ी और अधिक है हाइब्रिडाइजेशन के कारण। इससे होता क्या है, इससे इनका आकार और भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। आकार छोटा होने के कारण ये क्या करेगा, हैलोजन जो है वो नाभिक से बहुत ही अधिक मजबूती से, बहुत मजबूती से क्या हो जाता है, वो बंध बनाता है और जुड़ जाता है। अब इस सब के कारण ये नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में बहुत ही कम क्रियाशील होता है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में कम क्रियाशील है। कब क्रिया करता है ये भी जानना जरूरी है। तो जब कभी भी हम कुछ ऐसी कंडीशन दे देते हैं, कुछ सशक्त कंडीशन दें, ड्रास्टिक कंडीशन में ये क्रिया करता है। क्या है ये ड्रास्टिक कंडीशन, हम वहाँ दे दें उच्च ताप या उच्च दाब, या हम कोई उत्प्रेरक रखें, तभी ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया करते हैं। नहीं तो हमारे हेलो एरीन्स जो है वो सामान्य ताप और दाब पर नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं को नहीं करते। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है। इसके 4 कारण हैं। क्या क्या कारण है, एक कारण है कि इनमें क्या होता है, जो कार्बन के मध्य जो संकरण है वो संकरण है sp2। दूसरा कारण जो होता है
वो ये कि इनमें sp2 संकरण के साथ साथ क्या होता है, अनुनाद पाया जाता है, क्योंकि हम रिंग की बात करते हैं। तीसरा कारण जो है, कार्ब जो कैटायन बनते थे, यहाँ बनेगा फिनॉल का कैटायन, यहाँ का जो कैटायन होता है इसका स्थायित्व कम है। और चौथा कारण हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है इनके मध्य क्या होगा, समान आवेश के कारण प्रतिकर्षण। तो ये 4 कारण हैं जिनसे ये अभिक्रियाओं में थोड़े क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। चलिए अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलिए पहले कारण को समझते हैं। पहला कारण था कि इनमें संकरण जो है sp2 संकरण होता है। देखिए बेंजीन रिंग के हर कार्बन में sp2 संकरण है। sp2 संकरण होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, इनमें आकार बहुत छोटा हो जाता है। जैसे हमने अभी देखा था कि संकरण में इनका प्रतिशत लक्षण बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जैसे S का प्रतिशत लक्षण बढ़ते जाता है, हमारे उस यौगिक का आकार क्या होगा, छोटा होता है। अब इस छोटे आकार के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो युग्म है वो बहुत ज़्यादा मजबूती से, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्या करते हैं, इस रिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं, जिससे ये हमारा जो कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड है, इनका आकर्षण बहुत अधिक हो गया है। आकर्षण बहुत अधिक होने के कारण अब आप समझ ही गए हैं, इस बंध को तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी, क्योंकि हमारा बंध पहले से क्या है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। जब भी आक्रमण होगा तो आक्रमण होने से पहले ये बंध क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। अब बंध को तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत कठिन हो जाता है। तो ये एक कारण था कि इनका बंध काफ़ी मजबूत हो जाता है, जिससे ये कम क्रियाशील होते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे कारण की। दूसरा कारण ये था कि इनमें अनुनाद होता है। देखिए बेंजीन रिंग में क्या होता है, द्विबंध है, एकल बंध है, द्विबंध और एकल बंध। इन द्विबंध एकल बंध के कारण यहाँ पे जो कार्बन और क्लोराइड के बीच में जो बंध है, ये जो बंध है वो बहुत कुछ द्विबंध के समान ही शक्ति रखता है। और साथ ही साथ क्या होता जा रहा है, इसमें अनुनाद होता है। अनुनाद होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का आक्रमण करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए जैसे ही बंध हमारा कार्बन और हैलोजन के मध्य का द्विबंध के समान जब व्यवहार कर रहा है, तो आपको अच्छे से क्लियर है कि जब एकल बंध होने से बंध की लंबाई अधिक होती है। जैसे जैसे वहाँ पे बंधों की संख्या बढ़ती है, बंध की लंबाई क्या होगी, छोटी होगी। तो जब वहाँ एकल बंध था तो बंध लंबाई अधिक थी, पर जैसे ही हमने देखा वहाँ ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बंध है वो द्विबंध के समान है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बंध लंबाई कम है। जैसे ही यहाँ पे बंध लंबाई क्या होगी, कम हो जाएगी, तो क्लोरीन जो है वो कार्बन से और उस नाभिक से बहुत ही ज़्यादा मजबूती से क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है। अब यहाँ से इस बंध को तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक दूसरा कारण था। अब बात करते हैं हम तीसरे कारण की। तीसरा कारण है फेनॉल कैटायन का अस्थायित्व। यहाँ देखिए जब हम बात कर रहे थे हेलो एल्केन के बारे में, हेलो एल्केन में क्या होता था कि उसमें जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है उससे पहले कार्ब कैटायन बनते थे। हमारा कार्ब कैटायन जितना स्थायी होगा उतनी ही ज़्यादा वो क्या करता है, अभिक्रिया करता है। जब हमारा कार्ब कैटायन ही स्थायी नहीं होगा तो वो अभिक्रिया नहीं कर पाएगा और उत्पाद हमें नहीं मिलते। तो वही केस यहाँ लगता है। यहाँ देखें कि हमारा जो फिनॉल है, फिनॉल कैटायन, इसमें क्या होगा, रिंग में स्थायित्व नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इसके पास धन आवेश है। इस धनावेश को लेने के लिए यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो पाई बंध है, पाई बंध में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर याद देखिए अगर यहाँ पे ये पाई बंध टूट जाता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो फिर ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा ही नहीं। ये एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एकांतर क्रम में एकल और द्विबंध है। तो हमारा ये जो फिनॉक्साइड आयन है,
इसका जो आवेश है ये स्थायी नहीं है। आप याद कीजिए, जब हम बात कर रहे थे हेलो एल्केन में जब नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं होती हैं उस समय देखिए, स्पेशली जब हम SN1 की बात करते थे, SN1 अभिक्रिया में क्या हुआ था कि जब तृतीयक हम कार्बोकैटायन की बात किए थे, वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है किसके लिए? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। कारण था कि वो ज़्यादा स्थायी है, तो जो कार्बोकैटायन जितना अधिक स्थायी होगा वो उतना ही आसानी से हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। वही बात आती है द्वितीयक कार्बोकैटायन की, वो तृतीयक से कम क्रियाशील होगा किसके लिए? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। तो उसी लॉजिक से यहाँ देखिए, क्योंकि हमारा फिनॉल कैटायन उतना अधिक स्थायी नहीं है, तो ये भी एक कारण होता है हेलो एरीन्स के कम क्रियाशील होने का। चलिए अब बात करते हैं चौथे कारण की। चौथा कारण है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। चलिए देखिए कैसे। अब देखिए हमारे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में पहले से क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारा नाभिक स्नेही आ रहा है उसके ऊपर भी कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश, क्योंकि नाभिक स्नेही वही है जिनके ऊपर ऋण आवेश है और वो नाभिक में अटैक करना चाहते हैं। जबकि हमारे बेंजीन रिंग में देखिए इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बहुत अधिक है, इसके पास ऋण आवेश है। तो यहाँ ऋण आवेश और ऋण आवेश में जो एक जैसा आवेश है, तो यहाँ क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण होता है, और इस प्रतिकर्षण के कारण भी ये बहुत कम क्रियाशील होता है। तो देखो हमने देखे हैं कि 4 कारण हैं जिनके पूरे इफेक्ट के कारण हमारा जो हेलो एल्केन है, ये 4 कारणों के कारण ही हमारे हेलो एरीन्स जो हैं हेलो एल्केन की कंपेयर में कम क्रियाशील होते हैं। पर कुछ एक परिस्थितियां अगर हम दे दें तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं जिनमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। चलिए बात करते हैं हेलो एरीन्स के रासायनिक अभिक्रिया की। हेलो एरीन्स में 2 हिस्से हैं, एक है इसमें बेंजीन का नाभिक और दूसरा है हैलोजन। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे। इसमें अभिक्रियाएं 2 प्रकार से होंगी। पहली अभिक्रियाओं में देखिए बेंजीन का नाभिक भाग लेगा, और कुछ अभिक्रिया में हमारा हैलोजन जो है वो भाग लेता है। अब आप ध्यान दीजिए कि तो हमारा ये जो बेंजीन का नाभिक है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं करेगा। वही हम बात करते हैं हैलोजन्स की। हैलोजन जो है ये नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में भाग लेता है। तो चलिए इनकी अभिक्रियाओं पे थोड़ी और डिस्कशन करते हैं। तो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि कुछ कारणों से ये नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के लिए कम क्रियाशील हैं। जब हम इन्हें उचित परिस्थितियां दे देते हैं, अब ये परिस्थितियां क्या है? तो हमें उच्च ताप देना होगा, उच्च दाब होगा, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं देते हैं। हमारे पास कौन कौन से नाभिक स्नेही हैं? तो OH, OR, NH2, CN, SH, इनसे ये अभिक्रिया करेगा, परंतु आसानी से नहीं। हमें कुछ एक विशेष परिस्थितियां देनी है जिससे ये आसानी से क्रिया करेगा। हमने समझ लिया कि हेलो एरीन्स बहुत आसानी से नाभिक स्नेही अभिक्रिया नहीं करते। इनकी अभिक्रिया कराने के लिए हमें या तो ताप, दाब, इन ड्रास्टिक कंडीशंस को देखना होगा। फिर भी जब हम ये परिस्थितियां इन्हें दे सकते हैं तो उस समय ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया कर लेते हैं। तो हम चलिए एक एक के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार नाभिक स्नेही अभिक्रिया करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने इतने सारे रीज़न समझे थे जिसमें हमने देखा था कि हेलो एरीन्स आसानी से नाभिक अभिक्रिया नहीं करते, पर अगर हम उत्प्रेरक दे रहे हैं, ताप, दाब, सभी कंडीशंस को देते हैं, तो ड्रास्टिक कंडीशन में तो ये हेलो एरीन्स जो हैं नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं करते हैं। तो चलिए
यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया करते हैं। बीच बीच में हम इनके मैकेनिज्म को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की, फिर हम उसके बाद बात करते हैं कि किस प्रकार धातुओं से अभिक्रिया करते हैं। इसी में हम बात करेंगे कि कैसे इनमें सल्फोनेशन होता है, इनमें नाइट्रेशन कैसे होगा, फ्रिडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या है, फीडिंग अभिक्रिया कैसे होगी। इन सारे रिएक्शंस को हम सीक्वेंस में डिस्कस करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये अभिक्रियाएं करते हैं। क्या होता है कि शुरू में जब हम ड्रास्टिक कंडीशन देते हैं, यानी आप समझ लीजिए कि 620 केल्विन में 300 वायुमंडलीय दाब पर ये क्रियाएं करते हैं। नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं देंगे जो थोड़ी कठिन है, पर ये अभिक्रियाएं करते हैं। अब देखिए कि ये जो हमारा हेलो एल्केन्स हैं, ये हेलो एल्केन आसानी से क्रिया तो कर नहीं रहे, हमें इनको बहुत सारी कंडीशंस देनी है जिससे ये अभिक्रियाएं करें। आइए देखते हैं। हमें इस यौगिक में से एक हैलोजन्स को हटाना है, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवानी है, और उसकी जगह में यहाँ पे हमें OH डालना है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा जो रिंग होता है, रिंग वो पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच होता है। कैसे? तो देखिए रिंग में क्या होते हैं, द्विबंध होते हैं। जहाँ भी द्विबंध होते हैं वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करते हैं, पूरे रिंग में घूमते रहते हैं। पूरे रिंग में घूमते रहने के कारण हमारा जो रिंग होता है ये इलेक्ट्रॉनों से भरा पूरा रहता है। अब जो नाभिक स्नेही आएंगे इनके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक है। इनको ऐसा स्थान देना है ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ कम रहे और ये अटैक कर सकें, ये हमारे आक्रमण कर सके। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कुछ ऐसी जुगत लगा सकते हैं कि हम कुछ ऐसे समूह को डालें जो रिंग में से इलेक्ट्रॉनों को निकालते जाए। तो ऐसे समूह हमारे कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले समूह। मान लीजिए हम बात करते हैं NO2 की। मान लो हम नाइट्रो ग्रुप लेते हैं। नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये हमारे रिंग में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, घनत्व तो अधिक होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच लेंगे। इससे होगा क्या, हमारे रिंग में अब कुछ स्थान ऐसे आ जाएंगे जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, जिससे नाभिक स्नेही आसानी से फिर क्या कर सके, आक्रमण कर सके, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, हमारी आसानी से होती जाएगी। तो ऐसा कैसे करेंगे हम, चलिए देखते हैं। हम क्या करेंगे कि NO2 ग्रुप को यहाँ पे ऑर्थो और पैरा में लगा देंगे। तो एक के बाद एक देखते जाएं कि पहले एक कंडीशन में लगाने में क्या होता है, फिर द्वितीय कंडीशन में लगाने में क्या होता है। अब यहाँ देखिए कि जैसे ही हमने ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता था कि अनुनाद के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया था। तो जैसे ही हम वहाँ नाइट्रो ग्रुप को डालते हैं, नाइट्रो ग्रुप पूरे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लिया, खींच लेता है। अब यहाँ पे नाभिक स्नेही अभिक्रिया होगी। दूसरी स्थिति कि अगर हम पैरा पे भी डालते हैं तो पैरा पोजीशन पे भी इनका वही काम होगा कि पूरे रिंग में से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर नाइट्रो ग्रुप खींच लेगा। नाइट्रो या कोई भी ऐसा ग्रुप जो कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ आसानी से कोई भी नाभिक स्नेही क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। हमने बात की थी कि नाभिक स्नेही आक्रमण क्यों नहीं करते, या हेलो एरीन्स जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि वो पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों से घिरे हुए होते हैं। तो हमने ये एक तरीका निकाला है कि हम ऑर्थो या पैरा पोजीशन या दोनों ही पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को या किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को डालेंगे, जिससे आक्रमण आसान हो। चलिए अब इसे हम देखते हैं
कि जो हमने अभी थ्योरी समझी है कि कैसे रिंग में हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालते हैं और उससे क्या होता है, हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या ऐसा होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, पहले देखिए अभिक्रिया कब हो रही थी, 620 केल्विन में। अब हम क्या करेंगे कि इस रिंग में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं। जैसे ही हम पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार होगा कि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे नाभिक स्नेही अभिक्रिया आसानी से हो गई। तो यहाँ देखिए कि अब जो रिएक्शन है ये क्या हो रहा है, 443 केल्विन पे ये रिएक्शन हो गया, यानी हमें बहुत कम ताप देना पड़ा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया था। चलिए इसी अभिक्रिया को और देखें। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लो हम ऑर्थो और पैरा दोनों ही पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप डालते हैं, तब क्या होगा। जब हमने ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप डाला तो देखिए अभिक्रिया अब कितने में हो रही है, 368 केल्विन। ताप कितना कम होते जा रहा है, शुरू में हमें ताप चाहिए था 620 केल्विन, उसके बाद जैसे हमने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाला तो हमारा ताप और कम ताप के में अभिक्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो गई। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या बढ़ा दी तो देखिए ताप कितना कम लग रहा है। चलिए आगे और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप की संख्या बढ़ा देते हैं। हमने इन दो पोजीशन पे और इस पोजीशन पे यानी 3 नाइट्रो ग्रुप जब डाला तो 3 नाइट्रो ग्रुप डालने से हमारी अभिक्रिया और भी कम ताप पे हो गई। अब तो सिर्फ हल्का सा हमें क्या करना पड़ा, गर्म करना पड़ा और अभिक्रिया देखिए इस प्रकार हो जाती है। तो यहाँ हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करानी है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को बिल्कुल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे डालते हैं तो यह अभिक्रिया क्या होती है, कम ताप पर होती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया कि अगर हैलो एरीन्स की क्रियाशीलता बढ़ानी है, किन के लिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए, तो हमें क्या करना होगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाले समूह जोड़ देने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेटा पर अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करें तो क्या होगा। मेटा पोजीशन पे जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालते हैं तो अभिक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी अभिक्रिया जैसी थी, यानी नाभिक स्नेही के लिए उतनी अनुकूल नहीं थी, वैसे ही रहेगी। ऐसा क्यों, तो चलिए इसका आंसर हमें मिलता है इसके मैकेनिज्म में। चलिए मैकेनिज्म को देखते हैं। जब हम मैकेनिज्म को देखते हैं तो हमें पहले समझना होगा कि इनमें अनुनाद जब होता है कुछ इस प्रकार। जब अनुनाद हो रहा है तो देखिए क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 2, 2, 4, 2, 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कार्बन के साथ साझा करता है। अनुनाद के कारण ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, इस कार्बन के साथ बंध बनाता है। बाजू का जो द्विबंध है ये टूट जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं कार्बन के पास। अब ये इलेक्ट्रॉन वाला, अधिक इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन दूसरे कार्बन के साथ द्विबंध बना लेता है, जो पहले क्या था, एकल बंध, और ये द्विबंध ऐसे टूटते जाता है। पूरे रिंग में ये इलेक्ट्रॉन घूमते जाएंगे। इस अनुनाद के कारण देखिए जैसे यहाँ बंध फिर टूटता है, नेक्स्ट कार्बन के ऊपर क्या होता है, ऋण आवेश आ रहा है और यहाँ जहाँ एकल बंध था वहाँ द्विबंध बन गया। ये देखिए अब ये जो द्विबंध है ये टूट जाता है और ये एकल बंध में बदल गया। आप यहाँ पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है कुछ इस प्रकार। मेटा पोजीशन पे देखिए, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आक्रमण कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेटा पोजीशन पे अनुनाद के दौरान देखिए कि
इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ता ही नहीं, तो यहाँ आक्रमण संभव नहीं है। और अब जब आक्रमण संभव नहीं है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इस पोजीशन पे अगर आप विड्रॉइंग ग्रुप को डालते हैं तब नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि मेटा पोजीशन पे अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को डालते हैं तो हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं होंगी। और कब होंगी? जब हमने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड किया है।